वो हमने पहले जब 2 पेज तो प्रैक्टिस के लिए यूज़ किए थे, index.html, index0.html। जी अब एक और बनाना है पेज। और उसका index.html है, उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। ये मेन पेज होगा अब यहाँ, जिसमें हमने अपनी वेबसाइट बनानी शुरू करनी है। एज़ यूजुअल हमेशा HTML से स्टार्ट होगा, टैग HTML से क्लोज होगा। और नज़र आ रहा है ना ठीक? जी सर। फिर हमने हेड बनाना है, हेड का टैग लगाना है अंदर। सर अब से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट की, जो पीछे आपने करवाया था वो भी साथ साथ चलेगा? नहीं, जो पीछे स्टार्ट करवाया था वो तो वैसे था प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करने लगा हूँ। आज से? हाँ, आज से। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो टैग्स वगैरह जो बेसिक है वही यूज़ होने हैं, हमने वही, बाकी जो और चीज़ें आएंगी वो मैं साथ एक्सप्लेन भी कर दूँगा और प्रोजेक्ट ठीक भी है बन सर। जाएगा। ये टाइटल है, टाइटल वही ब्राउज़र के अंदर जिसमें जो भी हम इस पर लिखते नज़र आता है। ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाना है। ठीक है सर। इसके बाद बॉडी, कोई भी वेब पेज स्टार्ट होगा तो ये बेसिक टैग उसमें आते हैं। और जब हम किसी और हाई एडिटर यूज़ करेंगे, जैसे वो विजुअल स्टूडियो में मैं काम कर रहा था या ड्रीमवीवर यूज़ करते हैं, उसमें ये बेसिक टैग जो होते हैं HTML, क्लोज, बॉडी, हेड वगैरह, ये लिखा लिखाया पहले से ही होता है। हाँ ने बॉडी में काम ठीक है स्टार्ट कर देना होता है, लेकिन ये हमें टैग याद रखने की, ये बेसिक, ये जितने तो आने ही आने ना हर दफ़ा। ठीक है सर। अब हमने स्टाइल शीट भी एक बना लेनी, क्योंकि हमने जो इसका CSS का कोड लिखना है वो उसके अंदर ही लिखना है, सेपरेट फाइल के अंदर लिखना है। ठीक है सर। हाँ, एक फ़ाइल और बना लेते हैं, तो CSS के फोल्डर में सेव करेंगे style.css। पहले वाली का मैंने नाम चेंज कर दिया, वो प्रैक्टिस के लिए थी। अब इसको लिंक करवा लेते हैं इसके साथ। लिंक एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस हमें देना होता है कहाँ फिलहाल तो पर। आपने ए लिखा था, वो एंकर टैग। हाँ, वो एंकर टैग था क्लिकेबल बनाने के लिए। ये लिंक करवाने के लिए। हाँ, ये फाइल, ये आपने ना, ये हेड सेक्शन के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स अटैच होती हैं ना वेबसाइट के साथ, वो आती हैं। जैसे जी मैं ये दिखाऊँ, ये कि वेबसाइट, जितनी भी फाइल्स इसमें यूज़ होनी होती है ना, जो हमने वेबसाइट के लोड होने से पहले पहले लोड करवानी होती है, ये जब लोड हो रहा है तो वो फाइल्स भी लोड हो जाती हैं साथ ही। क्योंकि स्टाइल जितना भी हमें दे रही है वेबसाइट के, जो पेज नज़र आ रहा है ये इसके ऊपर, ये इस तरह के कलर वगैरह, जी। ये सारा CSS की फ़ाइल में स्टाइल दिया हुआ है। तो जब ये लोड होना होता है पेज, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम ये HTML का स्ट्रक्चर तो आ ही जाता है, लेकिन इसका कोड, CSS का कोड भी साथ ही लोड हो जाए पहले पहले, ये बॉडी के आने से पहले। क्योंकि ये देखो ना, ये हेड के अंदर लगता है, बॉडी आती है बाद में। और बॉडी वाला सेक्शन कौन सा होता है, जो ब्राउज़र में हमें नज़र आ रहा था सारे का सारा, वो बॉडी वाला सेक्शन होता है। और बॉडी के आने से पहले पहले हेड लोड होना होता है, इसलिए हम हेड में ये लिंक करवाते हैं जितनी भी हमारी फाइल्स हो, ताकि इतना हिस्सा लोड हो, ताकि आगे जितने भी कलर वगैरह कुछ भी स्टाइल आना है वो इजीली आ सके। ठीक है ये सर। देखो, इसका अगर हम कोड खोलें, इसमें ये 4 फाइल्स हैं CSS की जो यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। ये बूटस्ट्रैप है, ये भी मैं CSS जब हम कवर कर लेंगे तो फिर मैं बताऊँगा ये क्या चीज़ है, ये ठीक है क्या सर। चीज़ है। बाकी CSS की अपनी फ़ाइल बनाई हुई है, ये स्लाइडर के लिए इसमें कोड लिखा हुआ है। 4 फाइल इसमें लिंक करवाई हैं, ये हमने हेड में रखी हैं, ये वही सिंटैक्स है इसका। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है। पहले वाले जो मैं बात कर रहा था वो सुन गई थी? जी। चलो ठीक है। अच्छा, हमने लिंक करवानी है फ़ाइल जो हमने सी एस एस की अभी बनाई थी, लिंक एच रेफरेंस और सी एस एस का फोल्डर, उसके अंदर जाके हमने अभी स्टाइल की एक फ़ाइल बनाई है, स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल शीट इसका रिलेशन है और टाइप इसकी, ये अगर हम ना भी दे चल तो जाता है, लेकिन देनी चाहिए ये भी। टाइप के रिलेशन, वो रिलेशन भी और टाइप भी। अगर ये ना भी दें तो फिर भी ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कई दफ़ा किसी ब्राउज़र में आराम से चल जाती हैं, तंग नहीं करती, किसी डिवाइस के अंदर जाके तंग कर देती हैं ऐसी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से। इसलिए आदत रखनी चाहिए ये सारा कुछ ही ऐड करने की, ठीक है। क्योंकि रिलेशन का किसी वजह से उन्होंने बनाया हुआ है किसी, क्योंकि वेबसाइट जब बनती है ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी के भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। कौन सा क्रोम में ही चलनी है, मोज़िला भी यूज़ करते हैं, लो सफारी यूज़ करते हैं जो मैक पे यूज़ चलाते हैं, मोबाइल्स पे चलाते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी यूज़ करते हैं, उन पर ब्राउज़र और तरह के भी होते हैं। सर स्टाइल शीट का वैसे मतलब क्या है, ये जो रिलेशन स्टाइल शीट आपने लिखा है? स्टाइल शीट का मतलब ये है कि स्टाइल शीट है, एक शीट है जिस तरह पेपर है, एक पेपर के ऊपर हमने HTML का कोड लिख दिया। स्टाइल जी। शीट क्या होती है, स्टाइल का कोड लिखने के लिए शीट है, इसका नाम भी इसीलिए स्टाइल शीट ही होता है। CSS का मतलब भी कैस्केडिंग स्टाइल शीट है ना, ठीक है सर। जैसा HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये जितना भी वेब पेज को खूबसूरत बनाने के लिए कलर्स वगैरह और विड्थ किसी ना किसी चीज़ की, फॉन्ट्स, इस तरह की चीज़ें कंट्रोल होती हैं, उसी से होती हैं। ठीक है सर। और ये इफेक्ट आ रहा है ऊपर बना, ये भी CSS के ज़रिए आ रहा है कि CSS की प्रॉपर्टी होवर होने के ऊपर ये टाइम ट्रांजिशन लगी हुई कि इतने टाइम के बाद ऊपर से नीचे ये कलर आना शुरू हो जाए, ठीक है सर। ओपेसिटीज़ की होकर ट्रांसपेरेंट लगे, सारा कुछ उसी से होता है। ये हमने लिंक करवा दिया। अब हमने चेक करना है कि हमारी फ़ाइल लिंक हुई है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को कलर दे के देखते हैं, बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन देते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्रोम में। हमने फाइल गलत रन की है, ग्रीन होगी, इसका मतलब हमारी फाइल लिंक हो चुकी है स्टाइल शीट। सर आपने यहाँ से रन किया ऊपर से? हाँ, इसमें भी ऑप्शन है रन लॉन्च इन क्रोम, लॉन्च इन फायरफॉक्स, किसी भी ब्राउज़र में जो भी आपका पेज करंट चल रहा होता है उसको लॉन्च कर चला देता है, ठीक है। बजाय वहाँ से जाके चलाने के। अब हमने ये चीज़ बना ली है। अब हमारी वेबसाइट जो जो हमने बनानी है उसको भी पहले देख लेते हैं, उसका होम पेज किस तरह का है। कलर हट गया। चलो, तो इसके अंदर कौन कौन सी मेन चीज़ें, एक तो इसमें हेडर आ रहा है, जी। हेडर के ऊपर भी एक ये आ रही है, लेकिन इसको हम ये बाद में करेंगे। इसके ऊपर एक बार और आ रही है जिसके अंदर लॉगिन का बटन है। जी। तो हम शुरू से या फिर इसको ऐसे ही लेके चलते हैं कि एक हमारी टॉप बार है, उसके बाद हमारा हेडर है, दो एरिया हो गए, थर्ड हमारा जो है वो कंटेंट एरिया जिसमें ये तस्वीर लगी हुई है, थर्ड हमारा उससे नीचे हमारा फुटर है। ठीक है। तो ये एरिया हमने बनाने, उस वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले कमेंट कर लेते। कमेंट मैंने सबसे पहले लेक्चर में शायद बताया हो। वो ऐसा कोड होता है कि जो जो, नज़र नहीं आता। हाँ, जो कि हमारी हेल्प के लिए भी होता है, या कुछ ऐसा कोड भी हम इससे कमेंट कर लेते हैं जो हमने रन नहीं करवाना होता, लेकिन लिखा हुआ रहा है हमारे पेज के ऊपर कि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। अब मैं कहता हूँ मेरे ये टॉप बार बनानी है। फिर उसके बाद मैंने हेडर बनाना है। हेडर के अंदर ही ये होगा कि इसके बाद अंदर नेविगेशन होगी। नेव जिसे बोलते हैं, ये होम अबाउट अस वगैरह, ये नेविगेशन होती है। ठीक है सर। ये नेविगेशन होगी और साथ ही लोगो भी होगा एक। फिर उसके बाद कंटेंट एरिया होगा और नीचे फुटर होगा। ये सारी चीज़ें हमने बनाई। सबसे पहली चीज़ जो है हमने टॉप बार बनानी है, लेकिन हम अब यहाँ पे वो चीज़ आती है कि हम ये चीज़ें कैसे क्रिएट करेंगे। चलो, इनके लिए कुछ टैग्स तो मौजूद हैं। टॉप बार के लिए तो कोई टैग टॉप बार नाम का नहीं है। हेडर के नाम का टैग भी मौजूद है। H1 नहीं, वो तो हेडिंग के लिए था ना। हेडर नाम से भी टैग है एक, इसके लिए हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने डिव आईडी वगैरह बताई थी, अब दोबारा से बताऊंगा क्लास में भी। तो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है किसकी, डिव की, पेज को डिवाइड करने की। डिव का मतलब होता है कि पेज को डिवाइड करना। जैसे ये खाली पेज है मेरे पास, ये तो बनी हुई ना साइड। अब इस खाली पेज को मैं क्या डिवाइड करना है, कितने हिस्सों के अंदर, मैंने वही 4 हिस्सों के अंदर। ऊपर वाले हिस्से को मैंने टॉप बार में डिवाइड कर लेना है, नीचे वाले को मैंने नेविगेशन में, हेडर में, हेडर के अंदर नेविगेशन लोगो 2 हिस्से कर लेने। फिर नीचे वाला मैंने एक कंटेंट एरिया का हिस्सा करना है, उसके नीचे फुटर वाला हिस्सा करना है। तो इसके लिए मैं डिव यूज़ करूँगा, डिव का टैग यूज़ करूँगा, और हर डिव को मैं एक नाम दूँगा, आईडी जिसे कहते हैं, जिसे मैं सब बुला के उसको स्टाइल दे सकूँगा। जैसे टॉप बार के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डिव का टैग तो यूज़ करना ही करना है, स्लैश डिव से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर ये करूँगा, मैंने नेविगेशन बनानी है, या मैंने जैसे कंटेंट एरिया नीचे बनाना है, तो दोबारा से मैं डिव लिखूँगा। ऐसे डिव को ले जा के मैं स्टाइल दे दूँ तो स्टाइल तो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो एक इशू आएगा, क्या आएगा कि ऊपर भी डिव सेम डिव है, नीचे भी सेम डिव है, सब पे सेम स्टाइल अप्लाई होने लग जाएगा। तो हर किसी का एक सेपरेट नाम रखना पड़ेगा हमें। तो उस सेपरेट नेम को हम आईडी भी कहते हैं। उसको कहते हैं आईडी। हर टैग के अंदर हम लिखते हैं आईडी इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर भी इसको जो नाम खुद से हम रख रहे हैं, ये नहीं कि प्री डिफाइंड नेम है, वो हमने इसको नाम देना है। मैं इसे कहता हूँ टॉप बार, मैंने इसका नाम खुद रख दिया। नीचे वाली डिव का नाम कंटेंट एरिया मैंने खुद से रख दिया। अब क्या हो गया, दोनों डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। अब मैंने इसको स्टाइल देना होगा तो इस नाम से दूंगा, इसको स्टाइल देना होगा तो इस नाम से दूंगा, मसला नहीं अब आएगा हमारे लिए। इसी तरह हेडर है, हेडर का स्टाइल देना होगा तो हेडर के नाम से। अब हेडर का टैग भी होता है, मैं लेकिन टैग छोड़ के डी भी यूज़ करूँगा अभी। उसकी भी आईडी मैंने हेडर दे दी। एक आईडी होती है, फिर उसके अलावा एक क्लास होती है। जैसे मैंने डी भी यहाँ पे यूज़ किया आईडी, इसी तरह मैं क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होता है, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स, उसके अंदर सिर्फ वही नाम उसी तरह देना होता है, लेकिन आईडी की जगह पे क्लास का कीवर्ड आता है। क्लास और आईडी में डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि आईडी जो होती है हमेशा यूनिक होती है। जैसे टॉप बार हम बना रहे हैं ना वेब पेज के ऊपर, चाहे 10 पेज भी होंगे ना, लेकिन 10 पेज के ऊपर हमेशा एक ही तरह की एक ही टॉप बार होगी जो सब पे लगेगी जी। तो उसके लिए इसीलिए हमने आईडी ही यूज़ की, क्योंकि टॉप बार एक ही होनी है। क्लास क्या होती है कि अगर हम लेट्स जैसे एक बटन है वेबसाइट के अंदर लगा हुआ,
जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये लॉगिन का बटन है। अब इसी टाइप के बटन किसी और जगह पे भी यूज़ हो रहे हैं, तो हम क्या, हमें पता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर 15 से 20 जगह पे बटन यूज़ होने सेम एक जैसे एक ही स्टाइल के। तो हम ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। मतलब जो चीज़ रिपीट होने जो नाम हम बार बार किसी को देना होता है ना, उसको हम क्लास के ज़रिए लिखते हैं, उसे हमें देते हैं क्लास। और जो नाम रिपीट नहीं होना था, एक ही दफ़ा देना होता है, उसको आईडी कहते हैं और आईडी ही उसे देते हैं। जैसे टॉप बार हमने दोबारा नहीं यूज़ करना, उसे हमने टॉप बार कह दिया। ये आगे जिस हम कोड करते जाएंगे, जब चीज़ें यूज़ होंगी तो फिर ज़रा समझ आने लग जाएगी कि क्या, क्यों, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है यूज़ करनी। अब भी ज़्यादा आसानी के लिए इतना याद रखो कि क्लास जो होती है उसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए क्लास यूज़ होती है। और आईडी जो होती है हर स्टूडेंट की यूनिक होती है, इसलिए आईडी स्टूडेंट के लिए एक किस्म की यूज़ हो रही है। ये हमने टॉप बार की एक बना ली डी, उसके बाद हेडर की एक बना ली। अब हेडर के अंदर हमने ये चीज़ देखनी कि हेडर है ना, ये रेड कलर का इतना सा हेडर है, इसके अंदर ये नेविगेशन बनी हुई है, इसी के अंदर ही लोगो लगेगा। और ऐसे जनरली होता है, जैसे किसी ये वेबसाइट देखो, इसके अंदर लोगो लगा है, इसके अंदर ही नेविगेशन है, इसके अंदर ही ऊपर टॉप बार बनी हुई है। टॉप बार सेपरेट हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें इसी के अंदर आनी है। सर जो ऊपर बार है जिसके अंदर ये नंबर वगैरह और आईडी ईमेल लिखी हुई है, ये कौन सी बार है? ये टॉप बार इसे बोलते हैं। सर जो नीचे जो ये नीचे नेविगेशन होती है, मतलब ये हमने हेडर के अंदर दो हिस्से कर लिए ना। ऊपर वाला हिस्से को टॉप कहते हैं, उसके नीचे हेडर को आ जाता है। वेबसाइट का टॉप वाला हिस्सा होता है। इसको सेपरेट इस वजह से बनाते हैं कि हम इसको कई दफ़ा हाइड भी करते हैं, वरना हम इसको हेडर के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे ये साइट के अंदर मैं दिखाता हूँ, अब इसके अंदर भी एक टॉप बार नज़र आ रही है ना, इसमें फ़ोन नंबर दिया हुआ है, लॉगिन का, साइन अप का। आ गई। इसके अंदर भी एक टॉप बार है, उसके अंदर लॉगिन, साइन अप, पोस्ट प्रॉपर्टी का भी, और ये सारे इसमें लिंक लगे हुए हैं। जी सर। अब इसमें इशू क्या था कि हेडर बड़ा लगता है। अब क्योंकि जब हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं, चीज़ें सर्च करने लगते हैं, चलो मेरे पास मॉनिटर है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा, किसी के पास लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है और उसके पास वेब पेज का साइज़ पहले ही थोड़ा आ रहा है, उसमें डिटेल नहीं सुपाड़ होती, फिर ऊपर से इतना हिस्सा तो हेडर ने ले लिया। तो इसलिए हम फिर ये टॉप बार को रिमूव करवाने के लिए इसको टॉप अलग से हम बनाते हैं। जैसे मैं इसको नीचे करूँगा तो ऊपर से गायब हो गई, तो ये छोटा सा होकर इतना सा रह गया। तो ये रिमूव खुद ही हो जाएगा? खुद ही, जब ये वापस जाते हैं ऊपर करते हैं तो वापस आ जाती है। यानी कि जब हम नीचे सर्च करना शुरू करते हैं ना, वेबसाइट को देखना शुरू करते हैं, तो ये गायब हो जाती है। जब हम वेबसाइट को लोड करते हैं, नहीं देखते, ऊपर जाते हैं, तो फिर वापस आ जाती है। यूज़र ऊपर क्यों जाता है? इसीलिए जाता है कि नेविगेशन में से कोई चीज़ सेलेक्ट कर सके, जो ज़रूरी चीज़ें बस वो रह जाती हैं। तो इस वजह से इस इफेक्ट का क्या नाम है सर? ये इफेक्ट जो था, ये मैं आगे जाके बताऊंगा। ये जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी लैंग्वेज है, उसके थ्रू होता है। जो पेज के रिफ़्रेश हुए बगैर चीज़ें होती हैं ना, इफेक्ट आते हैं। कुछ तो CSS के थ्रू भी हो जाते हैं, जो हॉवर इफेक्ट होते हैं जिस तरह के। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ है। ये जो कैलकुलेट करता है कि ऊपर से डिस्टेंस कितना है, यानी हमने माउस स्क्रॉल करना शुरू कर दिया और कितना डिस्टेंस हम मूव करके नीचे चले गए। मैंने उस पर लिखा होता 100 पिक्सल्स, यानी ऊपर से हम 100 पिक्सल्स नीचे मूव करें तो वो ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाता है बस। और वापस जब हम ऊपर स्क्रॉल करके आते हैं तो वो माइनस में कैलकुलेट करता है कि अब वापस माइनस में भी इतना वापस आ गया डिस्टेंस। ये अभी जब आगे जाके एक प्रोजेक्ट ये वाला कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद मैं डिज़ाइनिंग सही तरह से करवाऊँगा ना, दूसरे वाली रिस्पॉन्सिव। एक डिज़ाइनिंग तो ये इंटरफेस बनाना हमने सारी, ये भी बेसिक सीखनी है। फिर उसके बाद एडवांस जब सीखोगे तो फिर उसमें मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें। सर एडवांस भी कोर्स का हिस्सा ही है? हाँ, एडवांस भी कोर्स का हिस्सा ही है। एडवांस में ये वाली जैसी ये बनी हुई साइट, ये एडवांस में ही है सब शामिल, जैसी साइट्स ही हैं।
सर इसमें स्लाइडर तो नहीं लगा हुआ ये जो आप बना रहे हैं हाँ, इसमें ODMS स्लाइडर को? नहीं लगा हुआ, लेकिन स्लाइडर अभी नहीं लगाएंगे। स्लाइडर उस वक्त लगाएंगे जब हम जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये स्लाइडर अपने आप मूव करता है ना। जो चीज़ें अपने आप मूव करती हैं अपने आप होती हैं वेब पेज के ऊपर, बगैर पेज रिफ्रेश हुए, वो जावास्क्रिप्ट और जे क्यूरी की थ्रू ही होती हैं, या एजेक्स लैंग्वेजेस हैं इस तरह की। खाली HTML CSS से स्लाइडर नहीं बनता, इसलिए हम वो भी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये पहला प्रोजेक्ट हो जाए, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो करेंगे वो थोड़ा एडवांस होगा इससे, तो उसमें स्लाइडर लगाएंगे। ठीक है फिर सर। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप को मैं बताऊंगा बूटस्ट्रैप क्या होती है, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, बेसिक समझ आनी चाहिए, फिर वही यूज़ करना है। हम खुद ही यहाँ कोड करने लगते हैं। मैं अब देखो अक्सर मेरे प्रोजेक्ट बने हुए, ये मैं एक बना रहा हूँ, इसमें भी देखो कि बूटस्ट्रैप में यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा भी सर फ्रेमवर्क। क्या चीज़? बूटस्ट्रैप किस लिए यूज होती बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव करने के लिए वेबसाइट को यूज़ होती है। रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है ये। मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर जब वेबसाइट को खोलते हो तो वो जूम नहीं करना पड़ता, ऐप की तरह चली जाती है बन के। ये देखो बटन आ गया, नीचे खुलता है, सारा कुछ एक ही लाइन में हो गया। है? तो ये इसके अंदर भी CSS की क्लासेस लिखी हुई हैं, हमें वो समझनी पड़ती हैं बस। बूटस्ट्रैप सर डिजाइनिंग में आएगी कि डेवलपमेंट में वो आएगी? डिज़ाइनिंग में आती है, वो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। डेवलपमेंट में तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही आती हैं, जैसे PHP है, वही यूज़ होती है। ये डिज़ाइनिंग के अंदर ही है। और इस बूटस्ट्रैप के अंदर स्लाइडर भी बने बनाए मिल जाते हैं। बूटस्ट्रैप के साथ jQuery की फाइल्स वगैरह जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई होती हैं, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं अपना टाइम भी बचाने के लिए। सर वो जो वीडियो स्टूडियो जो है उसमें तो इस तरह के छोटे छोटे टैग पहले से बने होते हैं। हाँ, उसमें बनी होती हैं। एडवांस एडिटर जितने भी हैं उनमें काफ़ी सारा काम पहले से हुआ होता है, हमने ऐसी चीज़ें उठा के यूज़ करनी होती है, लेकिन कोड हमें करना ही पड़ता है, समझ आना चाहिए। फ्रेमवर्क तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं। अब पूरी बनी बनाई साइड हमें कई दफ़ा मिल जाती है ऑनलाइन, अगर परचेज़ करें खुद ही, उसको चेंज ही करना हो, अगर हमें कोड करना आता होगा तो हम चेंज करेंगे इसे। जी सर। ये टॉप बार हमने बनानी है, फिर हमने हेडर बनाना है, हेडर के अंदर नेविगेशन बनानी है। टॉप बार हम पहले पहले। टॉप बार बनाएंगे उसके बाद नेविगेशन बनाएंगे। हाँ, टॉप बार बनाएंगे, फिर हेडर बनाएंगे, फिर हेडर के अंदर नेविगेशन होगी। टॉप बार सेपरेट ही रखनी है, वो मैंने अभी बताया भी है क्यों सेपरेट की हाइट भी करनी पड़ जाती है। ठीक है। टॉप बार बनाते हैं पहले हम इसको कलर दे लेते हैं, क्योंकि हमारे पेज पे वैसे ही वाइट कलर है और हमने भी वाइट कलर देना है, तो पता ही नहीं लगना। सर ये आपने बॉडी के साथ हैशटैग नहीं लगाया लेकिन आपने टॉप बार के साथ हैशटैग लगाया। हाँ, जो आईडी होती है ना उसको हैश से कॉल करते हैं, जो क्लास होती है उसको डॉट से कॉल करते हैं, और जो सेलेक्टर्स होते हैं, जो प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, जैसे बॉडी का टैग है, टाइटल का टैग हो गया है, इसके अलावा इसके अंदर H1 H2 H3 ये टैग्स हो गए, पैराग्राफ का टैग है, इस तरह के जो टैग्स होते हैं उनको डायरेक्ट हम एज इट इज़ लिखते हैं, उनके साथ कुछ नहीं लगता। ये हमने टॉप बार की आईडी बनाई थी, ये देखो। सर बॉडी वगैरह ये सिलेक्शन की है? हाँ, ये भी सिलेक्टर ही, आईडी सिलेक्टर ही है ये भी, लेकिन बॉडी भी एक सिलेक्टर है। बॉडी जो है ना एक प्री डिफाइंड टैग है जो कि पहले से डिफाइन हुआ हुआ है, इसको अगर हम ऐसे ही लिखें यूज़ करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर स्टाइल। लेकिन जो हम खुद से नाम दे रहे हैं वो हम आईडी के थ्रू अगर दे रहे हैं तो हैश से इसे हम कॉल करेंगे, अगर क्लास के ज़रिए दे रहे हैं तो उस डॉट से हम उसे कॉल करेंगे। ये हमने इसको टॉप बार को कलर दिया लेकिन नज़र नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने टॉप बार बनाई, इसको कलर दिया लेकिन उसको हाइट और उसे कोई विड्थ नहीं दी। जी। अब उसे मैंने हाइट देनी है, हाइट मैं इसे दे देता हूँ 50 पिक्सल्स, 50 ज़्यादा हो जाएगी, तो अब हमें नज़र आने लगेगा। हमने हाइट उसे दी लेकिन विड्थ हमने इसे नहीं दी। अगर हम उसे विड्थ देंगे
अब एक चीज़ और नज़र आ रही होगी यहाँ पे कि ये एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं यहाँ पे, ऊपर से भी, लेफ़्ट से, टॉप से और जी बॉटम। सर। तो ये एक्स्ट्रा स्पेसिस जो होती हैं, इसे मार्जिन होता है, पैडिंग्स होती हैं। मार्जिन जी पैडिंग का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर हम इसे रिमूव करते हैं। जैसे मैं एक ब्राउज़र भी छोटा कर लेता हूँ, नज़र आ रहा है सही तरह से? सर फिलहाल तो वही पेज नजर आ रहा है। अभी मुझे बताना जब नज़र आए। कि आपने ब्राउजर छोटा किया, नजर आ रहा है। आ रहा है? मैं पेंट ओपन करता हूँ, एक मिनट, वही सही रहेगा। मैंने पेंट ओपन किया, मुझे बताना अब नज़र आ रहा है? जी सर। अब नज़र आ रहा है? जी जी सर। अब ये एक जो मैंने कलर दिया है, ये ब्लू कलर है, पहले मेरून था, अब ये ब्लू कलर मैंने जो दिया है, जी उसके अंदर एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, वो अंदर से वाइट जी कलर का है। जी जी अगर मैं बॉक्स के अंदर स्पेसिस अप्लाई करना चाहूँ तो उसको हम पैडिंग बोलेंगे। जैसे मैं बॉक्स के अंदर से स्पेस अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ पैडिंग टॉप इतने मतलब 50 पिक्सल्स हो, तो 50 पिक्सल्स में नीचे को आ गया, तो मैंने अप्लाई किया अंदर को। अगर मैं मार्जिन इस पर 50 पिक्सल्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये टॉप से जो है 50 पिक्सल्स ऊपर को चला जाएगा डिस्टेंस लेके। इसी तरह मैं पैडिंग लेफ़्ट अगर करता हूँ 50 पिक्सल्स, तो क्या होगा, ये लेफ़्ट से लेके यहाँ तक स्पेस जो 50 पिक्सल्स जगह ले लेगा। अगर मैं 50 पिक्सल्स राइट से करूँगा तो राइट से ही जगह ले लेगा पैडिंग। अगर मार्जिन करूँगा तो ये बाहर को राइट से जगह ले लेगा। किसी भी कंटेनर से किसी भी चीज़ जो है उससे बाहर जो आउटर स्पेसिस अप्लाई होती हैं वो मार्जिनस होती हैं, जो अंदर को अप्लाई होती हैं वो पैडिंग होती हैं। अंदर को सर, बाहर मार्जिन होती है, अंदर क्या होती है? अंदर को पैडिंग होती है। ठीक है सर। अब इस केस के अंदर देखो तो जो स्पेसिस अप्लाई हो रही हैं वो बॉडी के, तो बॉडी अगर पूरी ऐसे देखें ना, पेज पूरा एक बॉडी है, बॉडी के लिहाज से अंदर को अप्लाई हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर हम इसको टॉप बार को देखें तो टॉप बार के लिहाज से बाहर अप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब है हमारे पास मार्जिन और पैडिंग दोनों चीज़ें आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो हमने उसे ख़त्म करना है। और वो किसके अंदर आ रही हैं, बॉडी के अंदर आ रही हैं। ये पूरे का पूरा पेज हमारा बॉडी है, तो हमने उसके अंदर मार्जिन और पैडिंग को ज़ीरो कर देना है। मार्जिन ज़ीरो और पैडिंग ज़ीरो। इससे क्या होगा, जितने भी मार्जिन जितने भी पैडिंग सब ख़त्म हो गए तो स्पेसिस ख़त्म हो गई। वो देखो, अब इसका हेडर का साइज़ थोड़ा सा छोटा करना है, 30 पिक्सल्स हम इसे दे देते हैं, और छोटा करते हैं 20 पिक्सल्स। अब इसके अंदर हमें दो ही चीज़ें करनी है। एक, इसके अंदर जो जितने भी वेबसाइट पर डोनर्स रजिस्टर होंगे उनकी लिस्ट शो होगी यहाँ पे, और यहाँ पे लॉगिन का बटन हम लगाएंगे। जो जब बंदा लॉगिन हो जाएगा, लॉग आउट की ऑप्शन आएगी उसे। तो हम HTML के अंदर जाके टॉप बार के अंदर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे डिव और बनाएंगे। उसमें नेविगेशन करें। हाँ, उसके अंदर हम एक डिव हम बनाएंगे, उसको नाम देंगे नेविगेशन। तो हमारी हेडर में भी बनेगी, अभी टॉप बार बन रहा है, उसके अंदर ये दो चीज़ें लगेंगी ना, वो बन रही हैं। एक बटन है और एक ये जो लिखा हुआ है अंदर। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि हम इसमें लिस्ट शो करवानी, तो हम कहेंगे डोनर्स लिस्ट या डोनर्स काउंट, या खाली काउंट ही में से कह रहे थे, काउंट ही कर रहा है कि कितने इस पर यूज़र्स हैं। काउंट नाम की हम डिव है, इसके अंदर हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है। उसके अंदर हमने लिख दिया टोटल डोनर्स, ये मैं कह रहा हूँ 30, ये जितने भी हैं
बाद में हम इसको अभी स्टैटिकली हमने खुद से 30 लिखा है, लेकिन जब हम PHP करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, तो इसमें जब वैल्यू 30 आ रही होगी ना, वो डाटाबेस से खुद कैलकुलेट होकर आ रही होगी कि जितने यूज़र रजिस्टर हैं उतने ही लिखे आएंगे यहाँ पे। नया यूज़र रजिस्टर होगा ऑटोमेटिकली 31 हो जाया करेगी, 30 होगी। अब जब हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो बस देखते हैं आया कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टोटल डोनर 30। सर अगर हम ये जो डिवीजन हमने दी है इसकी डोनर की, अगर हम ना दें तो फिर क्या होगा? टोटल ये डिवीजन अगर ना दें तो फिर हम इसको, अभी मैं बताता हूँ क्यों हमने दी, क्योंकि मैं ये काउंट नाम की डिव बनाई है, एक डिव मैंने और बनानी बटन के लिए। मैं नहीं दूंगा तो मैं इनको लेफ़्ट और राइट ईजीली कर नहीं सकूँगा, क्योंकि इसके लिए जो एरिया यूज़ होना है, इसको मैंने पूरे के पूरे पकड़ के लेफ़्ट साइड पे ले जाना है, उसको मैंने पकड़ के राइट साइड पे ले जाना है, जैसे इस पे लगा हुआ है। लेकिन अगर हम नहीं देते तो फिर नहीं कर सकेंगे? फिर भी हम कर तो सकेंगे, लेकिन फिर हमने डायरेक्ट हमें जाके अप्लाई करना है किसके ऊपर, पैराग्राफ के टैग पे। वो तरीका सही नहीं है। वो तरीका यही सही है कि हम एक पूरी डिव बनाएं जिसके जितनी भी चीज़ें हमने लेफ़्ट साइड पे टॉप बार के अंदर रखनी है उसको हम उसी डिव के अंदर रखें, जिनको हमने राइट साइड पे रखना है उनको राइट साइड वाली डिव के अंदर रखें, ताकि इजीली मैनेज हो सके, मसला ना कोई हो। हमने काउंट की डिव बनाई, हमने अब कौन सी डिव बनानी है, अब हमने बनानी है वहाँ पे लॉगिन के लिए, बटन के लिए। इसका नाम ही लॉगिन लॉगआउट रख देते हैं ताकि हमें समझ आ सके इजीली कि जो चीज़ बार बार नहीं आनी उसका नाम आईडी से रख लें, ये भी देखना है। इसके अंदर हम बटन बनाएंगे। बटन हमने किससे बनाना है, बटन हमने एंकर टैग से बनाना है, ये वाला ए आएगा, एच रेफरेंस, क्योंकि बटन क्लिकेबल होता है, क्लिकेबल चीज़ें जो है वो एंकर टैग से बनती हैं। बटन्स की भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जब मैं अब वो आगे जाके जब अब फॉर्म बनाना है तब वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक एंकर टैग से बटन है, इसके अलावा कौन से बटन होते हैं। ये हमने एच रेफरेंस लगाया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं दिया, अभी खाली रख देते हैं इसको। और ये इसके अंदर लॉगिन लिख देते हैं। इस तरह सर बटन शो होगा लेकिन उसका काम नहीं होगा। हाँ, काम तब इस लिंक इसमें तब आएगा जब हम लॉगिन का पेज डिज़ाइन कर लेंगे, तब फिर ही हम लिंक दे सकते हैं। लेकिन सर टॉप बार के नीचे आ गया। हाँ, वही मैं बताने लगा हूँ कि क्यों आया, क्योंकि ये टोटल डोनर्स नाम का जो डिव बनी है ना, इसने सारे की सारी जगह ली है। चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है, ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट की ऑप्शन आती है। जब वेबसाइट डेवलप करते हैं डिज़ाइन के लिए, ये बहुत डेवलपर टूल जो बहुत हेल्पफुल होता है। अब हमने चेक करना है, मैं इस पर गया, ये देखो सेलेक्ट किया, तो ये क्या हो रहा है कि ये वाली जो डिव है ना, देखो पूरे की पूरी स्पेस ले रही है। जब इस पर करता हूँ तो पूरे का पूरा एरिया कवर हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, CSS की प्रॉपर्टी होती है फ्लोट की। फ्लोट कहते हैं, बहने को कहते हैं। फ्लोट लेफ़्ट होता है और फ्लोट राइट होता है, दो फ्लोट होते हैं। अब हमने जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ लेके जानी है उसको हमने फ्लोट लेफ़्ट कर लेना है। जैसे काउंट वाली डिव को मैंने फ्लोट किया लेफ़्ट, इसको लेफ़्ट करने से ही ऑटोमेटिकली सारा कुछ सही हो जाना है। मैंने लेफ़्ट काउंट किया तो लेफ़्ट साइड पे चली गई, लेकिन अभी भी थोड़ा मसला करे, इसलिए इसको हम राइट साइड पे भी दे देते हैं। दूसरे वाली डिव को हमें राइट साइड पे देना है। ये लेफ़्ट कर दिया और उसे राइट कर दिया। अब ये थोड़ी सी नीचे बाहर निकल रही, तो एक चीज़ और कर लेते हैं। काउंट वाली लेट तो नहीं हो रहे, 6:30 होने लगे। ये चीज़, अब ये क्या हो रहा था, ये नीचे जा रहा था ना, आ रहा है नज़र जी। ये इस वजह से हो रहा था कि इस पे एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा था। ये देखो,
पैराग्राफ का टैग जो है उस पर एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, इस वजह से ये नीचे जा रहा है। इसको ख़त्म करना हो तो हम इसको क्या करेंगे, काउंट की डिव के अंदर पैराग्राफ का टैग है उस पर स्टाइल अप्लाई करना। और किस तरह से करना है, काउंट की डिव और उसके बाद पी। इसका मतलब है काउंट की डिव के अंदर जो पैराग्राफ है उसके ऊपर उसका मार्जिन ज़ीरो कर दो। ज़ीरो किया तो वो ऊपर चला गया, वो लॉगिन का बटन वहाँ पे बन गया, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा साइड पे निकला हुआ है। अब हमने जो टॉप बार है 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है, ये 3 हिस्सों में भी हो सकता है ऐसे अगर कुछ सेंटर क्लिक। हाँ 3 हिस्से में सेंटर में करना होगा तो 3rd हिस्सा। अभी इसको बस बेशक हम 10 हिस्से हो इसके बना लेंगे इस तरह छोटे छोटे। उसके लिए सर फ्लोट के साथ सेंटर लिखेंगे? नहीं, उसके साथ फ्लोट सबसे पहले वाले को भी फ्लोट करना पड़ेगा लेफ़्ट बस। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद चीज़ लगेगी उसको भी हमने लेफ़्ट फ्लोट करना पड़ेगा बस। यही हमने ख्याल रखना है, हर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसको लेफ़्ट हमें देना है, ताकि ये लेफ़्ट है उसके बाद वाला इसके साथ लेफ़्ट हो जाए, उसके बाद वाला इसके साथ लेफ़्ट हो जाए, यहाँ वाली स्पेस खाली रहे। बेशक हम राइट से शुरू कर लें तो राइट हम एक साइड को करते जाएंगे, अब दूसरी स्पेस खुद ही खाली होती जाएगी। सर जिस तरह उधर लॉगिन के साथ यहाँ पर बटन्स थे फेसबुक, गूगल और हाँ वो इसी तरह ही बनते हैं। ये देखो काउंट अब सिर्फ उतनी ही जगह ले रहा है जितनी इसको रिक्वायर्ड थी, एक्स्ट्रा उसने कुछ जगह नहीं ली, सिर्फ फ्लोट लेफ़्ट करने से। अगर मैं जैसे ही हटाता हूँ वो जगह ले लेता है, वो नीचे हो जाता है बटन, और ये देखो और वहाँ तक वो जगह ये ले लेता है, सिर्फ इसकी वजह से जगह नहीं ले रहा। अब एक चीज़ और, हमने सिर्फ एक ही मर्तबा फ्लोट लेफ्ट का लगाना है। हाँ एक ही दफ़ा हमने फ्लोट लेफ़्ट का लगाना है। उसके बाद अगर इसके साथ कुछ और हमने लगाना है तो फिर उसको भी फ्लोट लेफ़्ट करना पड़ेगा हमें, लेकिन हमें यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही पैराग्राफ का टाइप था, हमें ज़रूरत थी 2 ही चीज़ें हमें ऊपर लगानी। अब हम लॉगिन बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं तो क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो किसके अंदर मौजूद है, लॉगिन लॉगआउट की नाम की हमने डिव है, उसके अंदर एंकर टैग है, तो हम उसको स्टाइल अप्लाई करते हैं। बल्कि हाँ बस ठीक है ऐसे ही हम करते हैं क्योंकि हमने ये बटन एक ही दफ़ा यूज़ करना है, बाकी बटन दूसरी तरह के। अब लॉगिन लॉगआउट की जो डिव है उसके अंदर एंकर टैग है, तो लॉगिन लॉगआउट उसके अंदर ए का टैग है, लॉगिन लॉगआउट उसके अंदर वो डिव का नाम, उसके बाद ए, उसके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करने लगे। क्या करने लगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही वो हमें नहीं चाहिए, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन उसे बोलते हैं, उसे हमने नन कर देना, वो ख़त्म हो गई, अंडरलाइन हट गई, ये देखो नीचे से। दूसरी ये कि हम इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए रेड कलर का, और जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चाहिए हमें वाइट कलर। अगर खाली लिखते हैं तो वो टेक्स्ट पे कलर अप्लाई होता है, अगर किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर ही लिखते हैं। ठीक है सर। वो देखो बटन के बैकग्राउंड पे ये हो गया और ये हो गया। अब हमें पैडिंग चाहिए, हम आउटर थोड़ा सा स्पेसेस देना चाहते हैं, ये लॉगिन जो लिखा है इसके और उसके दरमियान में कलर जो हमें नज़र आ रहा है, तो 10 पिक्सल्स हम पैडिंग देते हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, बाहर भी निकल गई। तो हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल्स फिर से लिखेंगे, 10 पिक्सल्स फिर से मैंने अप डाउन लेफ़्ट राइट टॉप से इसको हम 3 पिक्सल्स कर देते हैं, इसको भी हम 3 पिक्सल्स कर देते हैं, और लेफ़्ट राइट की जो अब बिल्कुल ठीक हो गया ना। टॉप से 3 पिक्सल्स है और बॉटम से भी 3 पिक्सल्स है, लेफ़्ट से 10 पिक्सल है, राइट से भी 10 पिक्सल्स है, और ये हमारा बटन भी बन गया है। अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो हमने ऑरेंज दिया था उसे हटा देते हैं। ठीक है, लगा रहे नहीं, इसके बाद हमने वो हेडर बनाना है ना, उसको कलर दे देना है। हेडर को हम फ़िलहाल कलर दे लेते हैं, उसके बाद क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। हेडर के अंदर हम जो टॉप बार है उसे कलर नहीं दे सकते? नहीं, हेडर दे सकते हैं, वैसे मैंने वाइट रखी थी, अच्छी लग रही है वाइट ना ऊपर।
अगर कलर देना है तो कलर दे लेते हैं, इसके लिहाज से ये ठीक लगती है। अगर जब हम ये कलर देंगे ना इसे, ये अभी देखना ना, मैं इसको कलर देता हूँ। ये हमारी हेडर है, हेडर को मैंने बैकग्राउंड कलर जब देना है, कलर हम यहीं से ले लेते हैं। कलर्स के कोड होते हैं, ये इस तरह के ब्राउज़र्स पे यूज़ होते हैं। ये हम फ़ोटोशॉप से पिक भी कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे पिक करते हैं हम किसी भी चीज़ से कलर। उस तरह में ऑनलाइन भी कलर्स मिल जाते हैं, जैसे ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। किसी भी कलर का कोड कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और भी ये एक वेबसाइट ओवर है, यहाँ से हम कलर खुद बना के कलर का कोड कॉपी कर सकते हैं। शेड सारे आ रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे उसका कोड पेस्ट किया जो कलर मैं देना चाहता हूँ, और मैंने अब इसको हाइट। सर ऊपर आपने बैकग्राउंड कलर में सिर्फ रेड लिखा तो वो आ गया था। हाँ, लेकिन वो रेड जो है ना, वो वाला रेड हमें चाहिए नहीं, वो अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमें थोड़ा डार्क सा कलर चाहिए, जो ये कलर हुआ है। तो ये कलर जो इसका नाम नहीं है, इसका तो कोड ही हमें मिलेगा, तो फिर ही हम इसको लगा सकते हैं। वही कोड मैंने यहाँ पे लगाया है, शार्प 900, इसका 900 कलर का कोड है। सर ये कहाँ से मिलेंगे कोड? ये हम फ़ोटोशॉप से ख़ुद भी उठा सकते हैं किसी ना किसी तस्वीर से, या जहाँ भी कोई कलर अच्छा लगे। उसके अलावा हम वेबसाइट्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, जैसे ये वेबसाइट एक है flatUIcolors.com के नाम से। इस पर कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, किसी भी कलर का कोड हम कॉपी करें तो हम पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे। सर ये आप इसका लिंक में लिंक दे सेंड दूँगा, कर। हाँ लिंक में दे दूँगा। ये एक वेबसाइट है platoon.com। इसके ऊपर क्या होता है, हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करते हैं, ये साइड पे नज़र आ रहा होगा, कलर्स यहाँ साइड पे आ जाते हैं। उनके शेड भी हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि डार्क कलर रखने हैं, लाइट रखने हैं। फिर मुख्तलिफ शेड्स यहाँ से आते हैं। जोन्स ये देखो ना, साथ साथ उनके कोड लिखा हुआ आ रहा है कि 714203, ये इसका कोड है। अगर ये हम हैश लिखेंगे, लगा के कोड लिखेंगे। हाँ हैश लगा के हम कोड लिखेंगे तो कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, इन दोनों का आप दे दें। हाँ मैं लिंक दोनों दे देता हूँ, बल्कि ये ले लो अभी। अब हाइट हमने हेडर को देनी है, मैं हाइट देता हूँ 100 पिक्सल्स। तो ये देखो, ये हाइट अप्लाई हो गई। अब वो रेड कलर नहीं अच्छा लग रहा जितना ये कलर सही लग रहा है, क्योंकि ब्लड का कलर ऐसा ही होता है। तो हमने ब्लड के नाम की वेबसाइट है तो उसी तरह का कलर देना है, तो हम उसका कलर भी वही चेंज कर देते हैं। ये देखो, लॉगिन के ऊपर हमने कलर जो था उस बटन को दिया तो वो भी अप्लाई एक जैसा ही उसके साथ अब लग रहा है। टाइम है अभी सर आज तो? सर